गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है अथवा कला है। हमने देखा था कि इसमें हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए थे का विज्ञान होने के। और हम चौथा पॉइंट पढ़ रहे थे कि एक्सपेरिमेंट क्या इसमें पॉसिबल है। तो हमने देखा कि चूँकि यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह लैब नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो लैब है वह पूरी, आप कह सकते हैं पूरी इकोनॉमी ही लैब है। और उस इकोनॉमी में गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी जो लेकर आते हैं, उस पॉलिसी को हम क्या करते हैं, उस पॉलिसी को देखते हैं यहाँ पर। उस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके उससे क्या आगे बेनिफिट मिलता है, इन सबको हम इसमें रीड आउट करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये है अपने आप में एक विज्ञान है। नेक्स्ट है कि भविष्य के बारे में अनुमान। अन्य विज्ञान की तरह इसमें भविष्यवाणी की शक्ति होती है। अर्थशास्त्र के नियमों के आधार पे हम भविष्य के बारे में कुछ पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसा कि कौन से पूर्वानुमान, जैसा कि अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो सिंपल सी बात है, उस वस्तु की डिमांड में कमी आएगी। यह है एक सही, आप कह सकते हैं हर समय सही रहने वाली परिस्थितियाँ है, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, सामान्य वस्तुओं में यह परिस्थिति बिल्कुल सटीक साबित होती है कि कीमत वृद्धि मांग में कमी का कारण बनती है। इसी प्रकार कीमत कमी भी मांग में वृद्धि का कारण बनती है। ठीक है, अब हम इसकी आलोचनाओं में देखते हैं कि क्या वास्तव में विज्ञान है। तो कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि इसके विज्ञान होने पर संदेह प्रकट करते हैं। इनका विचार है कि इसमें भौतिक विज्ञान जैसी सुनिश्चितता नहीं होती है। अर्थशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है, देखिए भौतिक शास्त्र जैसी सुनिश्चितता क्यों नहीं होती है, क्योंकि भौतिक विज्ञानों में आप देखिए कि जो आप जब लैब में आप अपनी एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पर आप निर्जीव वस्तुओं को लेते हैं। जो भी हैं, जो भी सामान आप लेते हैं वह सजीव नहीं होते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र का जो अध्ययन का क्षेत्र है वह मानव व्यवहार होता है। और मनुष्य का व्यवहार कैसा है, अनिश्चित है। और अनिश्चित होने से हम इसकी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अगर व्यवहार ही मनुष्य का अनिश्चित है, अब अगर मान लीजिए ये मान लीजिए एलपीजी की पॉलिसी जो लेकर आई थी गवर्नमेंट, इस पॉलिसी से इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ये पॉलिसी किसी लैब में टेस्ट की जाती तो उसका सीधा इम्पैक्ट हम बता सकते थे। लेकिन चूंकि इकोनॉमी में हम मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे, तो हो सकता है कुछ के लिए ये बेनिफिशियल हो, किसी बहुत कम के लिए ये ना हो। तो इन सबको हमने अध्ययन क्या कर रहे हैं, हम मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो कि ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब अगर मान लीजिए अभी कोविड-19 जब रहा, तो इसमें आप ये देखिए कि लॉकडाउन की स्थिति आई, वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन आप देखिए कि उत्पादन अपने आप ही शट डाउन हो गया, कम हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। तो मानव का आर्थिक व्यवहार, अच्छा लॉकडाउन के टाइम में आपने ये भी देखा होगा कि लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का संग्रह कर लिया। ठीक है, तो कीमतों में कोई वृद्धि तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी संग्रह कर लिया गया। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को ये लगा कि लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, बढ़ सकता है, वो उन्होंने संदेह जाहिर किया। बड़ा नहीं, संदेह जाहिर किया कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस संदेह के आधार पे कीमतों में वृद्धि नहीं है, युद्ध की कोई परिस्थितियां नहीं है, उत्पादन कम होने की कोई संभावना नहीं है, इसके बावजूद भी लोगों ने खूब खरीदारी की और खूब वस्तुओं का संग्रह भी किया। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मनुष्य का व्यवहार अनिश्चित होने से निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि अर्थशास्त्रियों में अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में भिन्नता पाई जाती है। कुछ अर्थशास्त्री इसे आदर्श विज्ञान मानते हैं और कुछ इसे वास्तविक विज्ञान मानते हैं। मुद्रा के मूल्य में निरंतर परिवर्तन होने से मुद्रा का मापदंड भी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अन्य विज्ञान की तरह अर्थशास्त्र की अब जैसे इसमें हम ये देखते हैं कि ये विज्ञान क्यों नहीं है। तो पहला रीजन तो आ गया क्योंकि मानव व्यवहार क्या है, अनिश्चित है और भविष्यवाणी सटीक नहीं होती है इसकी। इसके अलावा कुछ मुद्रा के मूल्यों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, तो मुद्रा का जो आप मापदंड ले रहे हो वह मापदंड भी क्या है, विश्वसनीय नहीं है। अन्य विज्ञान की तरह अर्थशास्त्र की कोई प्रयोगशाला भी नहीं है। ठीक है,
क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था ही इसकी प्रयोगशाला है, जहाँ आर्थिक नियमों की विश्वसनीयता को सिद्ध किया जा सके। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या देखते हैं? उपयुक्त अध्ययन के आधार पर अर्थशास्त्र को विज्ञान माना जा सकता है। कैसे माना जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इकोनॉमिक्स में हम स्टैटिक्स को इंक्लूड कर रहे हैं, गणित इंक्लूड कर रहे हैं, कंप्यूटर आदि का उपयोग किया जा रहा है। तो इससे क्या है, अर्थशास्त्र की वैज्ञानिकता में निरंतर वृद्धि होती रहती है। हाँ, इतना जरूर है कि यह भौतिक या प्राकृतिक विज्ञान जैसा निश्चित विज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं वह है मानव के आर्थिक व्यवहार का, और प्रयोगशाला है पूरी अर्थव्यवस्था। तो यह निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए इसमें निश्चित विज्ञान जैसा गुण नहीं है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान है, ये भी हम देख लेते हैं। वास्तविक विज्ञान में हम क्या करते हैं? वास्तविक विज्ञान में हम क्या है का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिए, क्या है, ठीक है, यानी एक्चुअल में क्या चल रहा है। जबकि आदर्शात्मक विज्ञान में हम करते हैं, आदर्श की बात करते हैं एक तरीके से कि क्या होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, क्या है। जैसे लॉकडाउन, जैसे कोविड आया, कोविड के बाद में आप देखिए लॉकडाउन तो है कि क्या है ना, ये परिस्थिति है क्या है। तो लॉकडाउन की जो सिचुएशन को आप जब स्टडी करेंगे तो वो तो होगा क्या है, ठीक है ना, और उसमें जो कमी रहेगी या जो सुधार किया जा सकता है वह होगा क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या इकोनॉमिक्स वास्तविक विज्ञान है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स वास्तविक विज्ञान है या नहीं। वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र में कारण परिणाम संबंध की व्याख्या की जाती है, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जेबी से तथा मॉडर्न इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसे वास्तविक विज्ञान माना है। अर्थशास्त्र में जिस विधि एवं तथ्यों का उपयोग करके जिस आर्थिक ज्ञान का निर्माण करते हैं वह वास्तविक विज्ञान होता है। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का हम विश्लेषण करते हैं, तो हम वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र में इन समस्याओं के कारणों का पता लगाकर इनका विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। इन्फ्लेशन होता है तो आप इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि इसका कारण क्या है, तो एक तरीके से ये साइंस ही तो है, ठीक है। दूसरे जो कुछ इकोनॉमिस्ट इसको आदर्श विज्ञान मानते हैं वह मानते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या है, आपके कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो अर्थशास्त्र को एक नीति प्रधान अथवा आदर्शवादी मानते हैं। हमारे प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन भी अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते थे। अर्थशास्त्र को नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र से संबंधित किया है। पेगू, हार्ट्रे, फ्रेजर आदि इकोनॉमिस्ट इसे आदर्श विज्ञान मानते हैं। पेगू के अनुसार अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय हमारा दृष्टिकोण एक दार्शनिक की तरह केवल ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं होना चाहिए, वरन एक डॉक्टर के समान होना चाहिए जो रोगियों की सेवा करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है। इनका मुख्य तर्क क्या है कि मनुष्य केवल तार्किक नहीं है, भावुक भी होता है। अतः मनुष्य के भावना प्रधान होने के कारण उसकी क्रियाओं के अध्ययन में उचित अनुचित का भी समावेश होना चाहिए। आधुनिक युग में कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विकास होता जा रहा है जो आदर्श पहलू का अध्ययन है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा कीमतें कम होंगी तो मांग बढ़ेंगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हों जिसमें व्यक्ति लॉजिकल नहीं इमोशनल भी अपने डिसीजन लेता हो कि बढ़ती कीमतों में भी अगर वह वस्तु का उपभोग करना चाहता है तो वो भी एक तरीके से इमोशनल या कुछ अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं लॉजिकल के अलावा, ठीक है। आज प्रत्येक देश में राजस्व तथा नियोजन का महत्व बढ़ता जा रहा है, जिसमें इसके आदर्श पक्ष की उपेक्षा नहीं की जा सकती। श्रमिकों के कल्याण की समस्या, आवास की समस्या आदि विषयों में निर्णय देने की अपेक्षा आदर्श का ही सूचक होती है। अर्थशास्त्री अपने निर्णयों को व्यवहारिक बनाने से पहले नीति शास्त्र की कसौटी पर कसता है और फिर निर्णय करता है। इसका एक अच्छा उदाहरण आप बजट का भी देख सकते हैं। बजट में आप देखिए कि जब गवर्नमेंट एलोकेट करती है मनी को
अपने पैसों को, तो वो उसमें सामाजिक कल्याण, गरीबों, निर्धन व्यक्तियों के कल्याण की बात भी करती है और उनके अनुसार पॉलिसी भी चलाती है। ठीक है ना। बजट सिर्फ समीक्षा नहीं है कि उसका अध्ययन कर लिया कि भाई कृषि में इतनी इतनी ग्रोथ हुई है, उद्योग क्षेत्रों में इतनी ग्रोथ हुई है, सिर्फ बजट में इस चीज़ का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके बाद में ये भी देखा जाता है कि अब क्या करना चाहिए, अगर ग्रोथ कम हो रही है तो अब क्या करना चाहिए, इसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि ये आदर्शात्मक भी है अपने आप में। ठीक है। उपयुक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक तथा आदर्श विज्ञान दोनों हैं, क्योंकि कोई भी अध्ययन एक ही समय पर दोनों प्रकार का नहीं हो सकता है। अतः यह कहना सही होगा कि आर्थिक अध्ययन के दो पहलू हैं, आदर्शात्मक तथा वास्तविक। नेक्स्ट है, क्या अर्थशास्त्र एक कला है? अब हम कला की डेफिनेशन देख लेते हैं। कला क्या है? किसी कार्य को उत्तम तरीके से करना ही कला कहलाता है। किन्स के अनुसार कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है। ठीक है, यानी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका, यानी किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करना ही आप क्या कहलाता है? कला कहलाती है। विज्ञान सिद्धांत का निरूपण विज्ञान सिद्धांत का निरूपण करती है। ठीक है, यानी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं, और कला उन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। अर्थशास्त्र आर्ट्स है या साइंस है, इस संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है, लेकिन कला के रूप में मानने वाले इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि अर्थशास्त्र केवल कारण परिणाम संबंध की ही व्याख्या नहीं करता, वरन उस संबंध के आधार पर व्यवहारिक नीति निर्धारण में भी योगदान करता है। यदि इकोनॉमी में प्राइस बढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिस्ट सिर्फ मूल्य बढ़ने के कारण बताकर अपने कार्यों की इतिश्री नहीं करेगा, बल्कि उसके निदान के उपाय भी सुझाएगा। अतः अर्थशास्त्र कला तथा विज्ञान दोनों हैं। आप ये देखिए, अगर आज के समय कोविड-19 की जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थिति में उत्पादन में कमी आ रही है, वृद्धि दर आपके कम हो रही है, तो क्या इकोनॉमिस्ट का यही काम रहेगा कि वो सिर्फ इसको रीड आउट करे कि हाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है, ग्रोथ कम हो रही है, एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो कम हुई है और बेरोजगारी बढ़ी है, सिर्फ ये अध्ययन करना ही उसका काम है? नहीं, एज ए इकोनॉमिस्ट उसका ये भी काम है कि कैसे ग्रोथ को बढ़ाया जाए, कैसे बेरोजगारी को कम किया जाए, किस तरीके से कृषि क्षेत्र में वृद्धि की जाए। तो ये सारे काम भी एक एज ए इकोनॉमिस्ट करने होंगे आपको। तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या हुआ, फिर वो कला भी हो गई अपने आप में। विज्ञान तो हो गया कि वो कारण परिणाम संबंध बता दिया, लेकिन कला क्या बताएगा कि किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है, वो हम कला में इसको अध्ययन करेंगे। आज इस प्रकार आज हमारा ये जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।